जी डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन 19 तक कराया था। अब जो इस वीडियो में है मैं 19 ऑनवर्ड 20 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखिए सैम्पल पेपर करने से दो फायदे तो मेन होते हैं। पहला तो आपको आइडिया लग जाता है कि बोर्ड में किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रिएक्शन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी की पावर हाफ। ये कह रहा है फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और एक रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इंटरप्रेट whether the reaction is elementary or complex, whether the reaction is elementary or complex। बात समझिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो एक स्टेप में पूरा हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स वो होता है कि एक स्टेप में पूरा नहीं होता। पहले एक स्टेप में कुछ बनेगा, फिर उससे तीसरी चीज़ आके फिर टकराएगी तो कुछ और बनेगा, फिर कुछ और आके टकराएगा, फिर कुछ और बनेगा। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में ही हो जाए, दो चीज़ें टकराई और प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ ए एलिमेंट्री रिएक्शन। बट दो चीज़ें पहले टकराई, कुछ बना, फिर तीसरी चीज़ फिर आके टकराई, फिर कुछ और बन गया, फिर चौथी कुछ और आके टकराई, फिर कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना, तो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो अब ये कह रहा है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है। देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन में कभी भी जो पावर होगी वो फ्रैक्शंस में नहीं होगी, क्योंकि ये एक टकराएगा और ये आधा टकराएगा, मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। ए और बी टकरा के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट इसकी जब पावर हाफ आ रही है तो इससे शो रहा है इसका आधा मॉलिक्यूल टकराएगा, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री। कोई भी रिएक्शन अगर एलिमेंट्री होगा तो पावर उसके ऊपर फ्रैक्शंस में नहीं होगी, बट इसमें क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है तो दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें पूछा है वेदर इट इज़ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, तो आप कहोगे इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी cannot be in fractions। ये जो कह रहा है कि आधा एटम बी का आके टकराएगा वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये एलिमेंट्री नहीं है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में कह रहा है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखने। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे लिखोगे? के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए इंटू बी की पावर हाफ। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर होता है, और टाइम भी दिया होता है पर सेकंड या पर मिनट। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर में होगी मोलैरिटी, और पर टाइम है तो सेकंड में हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, अपॉन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, तो ये भी मोल्स पर लीटर हो गया और ये भी मोल्स पर लीटर की पावर हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर की पावर, ये 3/2 हो गया, तो ये तो 1 है, और इसको नीचे मोल्स पर लीटर की पावर 3/2, और पर यूनिट टाइम लिख लो, चाहे इन्वर्स टाइम इन्वर्स लिख लो चाहे। दिस इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर की पावर 1 - 3/2 पर टाइम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर की पावर -½ टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट्स पूछे थे, तो ये यूनिट्स हो गया। अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यूनिट्स इसके के ये जो यूनिट्स हैं दे विल बी मोल्स पर लीटर की पावर -½ ठीक है, और वैसे के यूनिट्स डायरेक्ट भी हमको मालूम होना चाहिए, उसको होता है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है,
तो हम इसको यूँ भी ले सकते थे, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 टाइम इनवर्स इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर की पावर माइनस हाफ टाइम इनवर्स। तो ये आंसर हो गया हमारा। दिस विल बी दी आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये 20th का हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। अब इसका और पार्ट करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम 20th का और पार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट 4 किए हैं, उसके अंदर ए की कंसंट्रेशन ये थी, बी मतलब पी की कंसंट्रेशन ये है, क्यू की कंसंट्रेशन ये है, तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में ये वैल्यू आई है। तो हमें इससे कह रहा है डिटरमिन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम रेट लॉ एक्सप्रेशन मान लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर एक्स क्यू की पावर वाई। हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, हम देख लें कि यहाँ पे पी वाले सेम हैं, तो R1 और R3 लेंगे तो ये P वाले कट जाएंगे। तो हम लेंगे R1 इज इक्वल टू के इंटू पी की कंसंट्रेशन क्या है R1 में 0.1 की पावर x और Q की है 0.1 की पावर y, और R3 में P की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर x हो गई और इसकी हो गई 0.3 की पावर y। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे ताकि ये चीज़ें कट जाएँ। सेम वाले ये दोनों इसलिए लिए कि कट जाएँ, तो y वाला टर्म रह जाएगा। R1 की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁻⁴ और R3 की भी 3 × 10⁻⁴ है। दिस इज़ इक्वल टू ये 0.1 की पावर y है और ये 0.30 की पावर भी y है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3 की पावर y, और इसको 1 लिख रहे हैं। तो इसको 1 बनाना है तो 1/3 की पावर 0 लिख दो, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1/3 की पावर y आ रहा है। तो ये 1 कब हो सकता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो 1/3 की पावर 0, तो y का वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के लिए हम देखें कि इसमें कोई चीज़ सेम हो जाए, ये दोनों सेम है, तो R2 और R3 को कर लेते हैं। तो R2 और R3 को करेंगे तो उससे हमारी वैल्यू x की निकल आएगी। ठीक है, तो जब इसको हम R2 और R3 वाले को हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, इसको शॉर्ट में हटाएंगे। हमने उसको हटा दिया। R2 और R3 वाला लेते हैं कि R2 के केस में P की है 0.30 की पावर x और Q की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर y, और R3 में ले रहे हैं 0.1 की पावर x और इसमें 0.30 की पावर y। ठीक है, ये इसलिए लिया कि ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ऐसे लिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये कट जाएगा और ये पीछे वाले कट गए। ठीक है, R2 की वैल्यू हमें दी है 9 × 10⁻⁴, R3 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 3 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको डिवाइड जब करोगे तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या हो गया 1, तो हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, इसमें रख देंगे। देयरफॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K इंटू इसकी कंसंट्रेशन जो भी है P की पावर, और X होता है तो 1 और Q की पावर Y जो है 0 है तो 0। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू P की पावर 1 Q की पावर 0। इस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। अगर K की वैल्यू निकालनी है तो हम K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, किसी एक में रख देते हैं, मान लो फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे दिखा देता हूँ। रेट इज़ इक्वल टू K P की पावर 1 Q की पावर 0, और रेट हमारा फर्स्ट वाले में है 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू K, और फर्स्ट वाले में P है 0.1 की पावर 1, और Q तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इंटू 0.1 की पावर 1 और 3 × 10⁻⁴
तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻4 अपॉन 0.1, तो 3 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻1 मान लो, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 × 10⁻³ रह जाएगा। ये के की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको भी लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ और p की पावर 1 q की पावर 0 अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन की ज़रूरत हो, अदरवाइज रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने यहाँ तक निकाल ही दिया। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन 20th का और पार्ट हो गया है, इसमें इतना ही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें कह रहा है कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। मतलब कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है और एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है, उसके अंदर कार्बन 14 3/10 कार्बन 14 जो है 3/10 ऑफ लिविंग ट्री। लिविंग ट्री में अगर 10 होता है तो उसके अंदर 3 था, कार्बन 14 बहुत कम था, 10 में से 3 ही था। ठीक है, 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री, हाउ ओल्ड इज़ दैट पीस ऑफ वुड। वो वुड कितनी पुरानी है पता लगाना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन RT। ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट रेट लॉ इक्वेशन है ना, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें K की वैल्यू चाहिए और ये चाहिए। अब K जो हाफ लाइफ में हमें ध्यान रखना है, T हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो K इज़ 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ आपको दिया हुआ है कार्बन 14 का 5730, तो 0.693 अपॉन 5730 ये K हो गया। तो K की जगह ये रख दें, तो T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 और ये ऊपर चला जाएगा 5730 लॉग। अगर इनिशियल A है तो बाद में बचा कितना है, 3/10 बचा, यहाँ पे लेफ़्ट ओवर। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है शुरू में जो थी, और ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। ठीक है, तो टाइम T के बाद बचा कितना, 3/10, तो 3/10 ऑफ A बचा है। ठीक है, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और लॉग यहाँ पे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, तो इसको सॉल्व जो करते हैं तो उसकी वैल्यू मेरे पास है, वो है 19042 इसकी वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये 10 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया, A और A कैंसिल हो गया। और तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 19042 लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग 3, ठीक है, 19042 और लॉग 10 1 होता है, और लॉग 3 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 0.4771, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9957 ईयर्स आ जाता है, 9957 ईयर्स। इज इट ओके? ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, फॉर्मूला एक तो मालूम होना चाहिए कि आपको एक तो बात ये मालूम होना, रेडियो एक्टिव डिके में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, ये K है, रेट लॉ कांस्टेंट है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं A, और वो कह रहा है आफ्टर टाइम T 3/10 ऑफ इनिशियल बचा है, तो ये हो गया, 10 ऊपर चला गया, ठीक है। K की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दी और सॉल्व कर लिया। लॉग आपको दिया हुआ था log 3, उसकी वैल्यू रख दी, इसको माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट द आंसर। ओके बच्चों, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अब आ जाते हैं 22nd क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 3-मिथाइल ब्यूटन 2-ऑल रिएक्ट करता है HBr से, तो ये प्रोडक्ट क्यों मिलता है, इसकी मैकेनिज्म बताओ। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, HBr से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से OH हट के Br को यहाँ लगना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो कार्बन है वो टर्शी है,
और टर्शी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए Br नेगेटिव यहाँ पे आके लगेगा। तो इसकी मैकेनिज़्म में हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। पहले तो हम दिखाएंगे कि ये हमें स्केलेटन बना के दिखा रहा हूँ ताकि समझ ज़्यादा अच्छा आएगा कि जब इसको H+ हम देंगे तो ये H+ इसके साथ आके लग जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ये आपको बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। H+ इसके ऊपर आके लग जाएगा OH2 पॉजिटिव और ये जो C है वो C यहीं था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये OH2 पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा। जब OH2 पॉजिटिव यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है। अब क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये दिखाओगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज है, इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट होके हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे जो बनेगा टर्शी कार्बोकैटायन बनेगा, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो टर्शी कार्बोकैटायन बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। टर्शी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। टर्शी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो मोर स्टेबल है। तो टर्शी इज़ मोर स्टेबल, तो इसलिए ये H+ इधर चला जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, H इस पे आ जाएगा। अब जब ऐसा हो गया तो Br- जो है, HBr का H तो लग गया था पहले और Br- जो है वो यहाँ नेगेटिव पे आ जाएगा और इस तरह से जो हमारे को प्रोडक्ट बता रखा है ये बनना वो ये बन गया, दिस हैज़ बिन फॉर्म्ड। ठीक है, तो मेनली क्या है कि टर्शी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, ये टर्शी कार्बन है, तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये सेकेंडरी है, इधर शिफ्ट होकर आ जाएगा तो ये टर्शी कार्बोकैटायन बन जाएगा। टर्शी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, तो ये टर्शी कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा तो नेगेटिव वाला आके वहाँ पे लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव वाला एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, ये इसकी मैकेनिज़्म है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 23 में गया है, गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए नोबल गैस स्पीशीज विच इज़ आइसोस्ट्रक्चरल विद IF6-। पहले IF6- का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, फिर नोबल गैस का भी बता देंगे। IF6 में हम फॉर्मूला लगाएं H = ½ V + M - C + A, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम मतलब है वैलेंसी 1 वाले, दैट इज़ वैलेंसी 1, और ये कैटायन और ये एनायन चार्ज। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ऐड करना, पॉजिटिव है तो माइनस करना कह रहा है। तो हमने निकाला H = ½ वैलेंस शेल में इसके सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, क्योंकि हेलोजन है, 17th ग्रुप एलिमेंट है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो कितने लगे हैं 6, और माइनस चार्ज लगा हुआ है तो एनायन है तो ऐड करना है, +1 कर दिया, तो यू विल गेट 14/2 = 7। 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 में से कितने बॉन्डेड है 6 बॉन्डेड पेयर हैं और 1 लोन पेयर हो गया, 7 में से 1 बच गया तो 1 लोन पेयर हो गया। तो इसका शेप कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, I ऐसे होगा, F यहाँ पे 4 तो ये लग गए और यहाँ पे एक लोन पेयर भी बीच में होगा, तो ये डिस्टॉर्टेड, ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा इस तरफ, इसको यूँ दिखा दो, तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो अब हमें ऐसा ही कंपाउंड चाहिए है जो नोबल गैस का हो, तो नोबल गैस में XeF6 जो है उसका भी सेम आएगा, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसको भी H देख लो, ½ V + M - C + A ले लें तो ½ जिनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोनोवैलेंट 6 हैं, तो ये 14/2 = 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 6 बॉन्डेड हैं, 6 बॉन्डेड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आंसर हमारा गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस स्पीशीज विच इज़ आइसोस्ट्रक्चर। इसी की तरह स्ट्रक्चर किसका होगा, XeF6 का। आंसर हमारा हो गया XeF6। इट विल हैव दी सेम स्ट्रक्चर लाइक IF6- और ये नोबल गैस कंपाउंड है। ठीक है, ये इसका भी स्ट्रक्चर जो होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा।
बस उसमें क्या होगा, ज़ीनॉन बीच में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, Xg बीच में आ जाएगा और 6F, एक F थोड़ा सा टेढ़ा दिखा दो यहाँ पे लोन पेयर, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया हमारा, इसको हटाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक तो क्लोरोब्यूटेन है और एक 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू गिव एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस के वजह से तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट कौन देगा, एंड विच विल गिव ए रेसमिक मिक्सचर। एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर SN2 और SN1 मैकेनिज़्म की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, SN2 मैकेनिज़्म में क्या होता है कि मान लो आपका कंपाउंड ये 1-chloroब्यूटेन है, ये 1-chloroब्यूटेन है, तो इसके ऊपर जो कार्बन लगे हुए हैं एक ही साइड लगे हुए हैं, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये 1-chloroब्यूटेन है, ठीक है। अब जब इसको हम जब रिएक्ट कराएंगे किसी KOH से तो उसका OH- जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करेगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर C के ऊपर ये Cl हटता जाएगा और OH लगता जाएगा, और इसके ऊपर जो और कार्बन लगे हुए हैं और एक तरफ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, मान लेते हैं कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट। ये बड़ा अनस्टेबल है, तो तुरंत ये जब इधर से OH लग जाएगा तो ये एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि C के ऊपर ये जो है C ऐसे होंगे और H इधर होगा और इधर OH लग गया है और Cl- बन के अलग हट जाएगा, तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड होगा कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ध्यान देना कि मान लीजिए कि ऐसे होता, इधर H है, ठीक है, और जब OH- से रिएक्ट करा तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा इधर से OH अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा और H ऐसे हो जाएंगे। पहले H ऐसे थे, अब जैसे ही उधर से OH लगा तो घूम गए, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कब होता है, ये जब SN2 मैकेनिज़्म होता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये प्राइमरी में होगा, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। SN2 मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, प्राइमरी ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। बट SN1 में क्या होता है, टर्शरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसमें ये प्राइमरी है, इसलिए ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देगा, और ये जो है 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन ये टर्शरी है, तो ये आपको देगा रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 मैकेनिज़्म में होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, तो OH अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। तो पहले अगर हाइड्रोजन ऐसे था, बाद में लगने के बाद वो घूम जाएगा, तो उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाले में होगा, तो ये इसमें इन्वर्जन ऑफ, और ये टर्शरी वाले में SN1 मैकेनिज़्म में उसके केस में रेसमिक मिक्सचर बनता है। कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा के। देखिए ऐसा होगा इसके केस में, जो सेकंड वाला है उसको देख लेते हैं, वो टर्शरी कंपाउंड है। अब जब टर्शरी कार्बोकैटायन उसके अंदर बनेगा तो उसके अंदर क्या हो रहा है, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन है, ये 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन, एक कार्बन इधर लगा लो, एक कार्बन इधर लगा लो, एक कार्बन ये 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है। इसको आप यूँ भी दिखा सकते थे, इधर भी क्लोरो है इधर भी मिथाइल है, तो वो मैंने ऐसे दिखा दिया। अब इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में इसका Cl हटेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। ये स्लो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप में। अब क्या होगा कि जब OH- को आके लगना है तो OH- इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, दोनों तरफ लग सकता है। अगर OH- इधर लग गया और दूसरा केस में उधर भी लगेगा, लेफ़्ट में भी लग जाएगा OH- ये ऐसे, तो ये दोनों जो हैं अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव अगर होंगे तो फिर ये रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर इफ ऑप्टिकली एक्टिव,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के केस में ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसी में कहते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो। अगर राइट को घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट को घुमाता है तो लीवो रोटेटरी। तो ये दोनों बराबर से बनेंगे, तो डेक्स्ट्रो वाला भी होगा, लीवो वाला भी होगा। एक राइट घुमा रहा है, एक लेफ्ट घुमा रहा है बराबर में, तो दोनों का मिक्सचर जो है वो उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट्स में अगर दोनों होंगे, एक डेक्स्ट्रो वाला भी और लीवो वाला भी, तो उनके मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये कब बनेगा? जब टर्शी होगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर ये तीनों तीनों ग्रुप अलग अलग होंगे तो रेसमिक मिक्सचर के चांसेस होते हैं। और अगर प्राइमरी कंपाउंड होता है तो उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें हमसे पूछा था कि किस में मोस्ट लाइकली टू हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो प्राइमरी वाला, और किस में इन्वर्टेड, किसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनेगा, वो टर्शी वाले में। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 24th हो गया, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। ये सॉलिड स्टेट से है। एटम्स ऑफ पी फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट ऑफ Q ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय द एलिमेंट P एंड Q। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी लैटिस हो, टेट्राहेड्रल होल जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके दुगने होंगे, ऑक्टाहेड्रल उसके बराबर होंगे। तो ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर x हैं तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स या वॉइड्स इज इक्वल टू 2x एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या होल्स इज इक्वल टू x। जितने नंबर हो, जैसे FCC है तो 4 एटम्स अगर हैं तो टेट्राहेड्रल होल 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल 4 ही होंगे। ठीक है, तो अब इसने कहा है CCP है लैटिस, तो हम मान लेते हैं CCP में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल x है और तो नंबर ऑफ एटम्स P है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसके P है, CCP है, मतलब हमने मान लिया P है। अब वो कह रहा है कि P ऑक्यूपाई द CCP लैटिस, तो P तो ये होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और Q ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। इसका टेट्राहेड्रल होल्स जितने भी हैं उसके कितने 1/3, इसका 2x का 1/3 लेंगे। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं x ही होंगे। ठीक है, तो हमने अगर इसके x माने तो P एटम्स कितने हो गए? ये जो एटम्स हैं अगर इनको x मान रहे हैं तो हमारे ये वाले एटम्स कितने हो गए? P के नंबर ऑफ एटम्स P के हो गए x। Q के कितने हो गए? इसको ले लेते हैं, जोड़ देते हैं, 2x/3 प्लस x/1, देयरफॉर 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5/3x हो गया। तो Q हो गया 5/3x। ठीक है, पहले इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? P3Q5। ठीक है, कैसे करोगे? ऐसे भी देख सकते हो कि हमने इसको यहाँ पे 3 है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर गया, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय x। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, x से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो फाइनल फॉर्मूला P3Qy, आंसर विल बी P3Qy। मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि टेट्राहेड्रल होल्स दुगने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल्स उसके बराबर होते हैं। मान लो अगर CCP में हम कहें कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 हैं तो ये कितने होंगे टेट्राहेड्रल होल्स? 2 × 4, और ये कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि P वाले 4 हैं तो Q वाले कितने हो जाएंगे? 8/3 प्लस 4। ठीक है, तो ये P4 हो गया, और Q को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20/3। तो इसको हम 4 से डिवाइड करें तो हम इसको लिख सकते हैं P × Q 5/3, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? P
P3Q5, ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये बेटर मेथड है, x मान के जो चले हम वो तरीका बेटर है। तो आंसर आपका है P3Q5। ओके, क्लियर हो गया? ये याद रखना है, टेट्राहेड्रल दुगने होते हैं और ऑक्टाहेड्रल उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं 27th क्वेश्चन को कह रहे हैं, देख रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा कब होगी? जब साइज़ छोटा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। एनिलीन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इथानमीन है और एन इथाइल इथानमीन है। एनिलीन का स्ट्रक्चर दिखा दूँ मैं, ये है, तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इथानमीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये है, ये C2H5NH2 है, ये प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी है। और एन इथाइल इथानमीन, ये एन पे इथाइल लगा हुआ है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इसके केस में, एनिलीन में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी इसमें। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी और सबसे कम इसमें होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो इंक्रीजिंग में सबसे पहले आप दोगे, इथानमीन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा इसका एन इथाइल इथानमीन, एन इथाइल इथन अमीन, और सबसे कम होगा एनिलीन का, क्योंकि इसके अंदर जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमाइज हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, इथानमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कम इसमें होगी, एन इथाइल इथानमीन, और सबसे कम होगी एनिलीन में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हटा रहे हैं, नीचे वाला कंटिन्यू रख रहे हैं। अभी देखिए आप सेकंड वाला भी इसी हम समझा देंगे, इसलिए हटा रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। घिच पिच रहेगा तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले का कह रहा है कि इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ये इथानमीन अमीन है। इथानोइक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी आपस में, तो ये जो होगा इथानोइक एसिड, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके कम इथानॉल की होगी, अल्कोहल की होगी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे कम होती है, और सबसे कम इथानमीन में होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमको जब लिखना होगा तो इथानोइक एसिड का, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इथानोइक एसिड में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपस में डाइमर बना के रह जाते हैं, इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। फिर इथानॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट इनसे कम होगी, और इथानमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमाइज इनसे कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये इथानमीन सबसे पीछे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड का, फिर अल्कोहल, फिर अमीन का। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, इसको भी हटा देते हैं, सेकंड पार्ट को भी। थर्ड पार्ट के अंदर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ देखने में हमें ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अमीन की ज़्यादा होती, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी इन केस ऑफ इथाइल अमीन्स, इथाइल अमीन के केस में। ठीक है, और सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स। अब ध्यान देना कि ये मिथानमीन है, ठीक है। सेकेंडरी वाला कौन सा है? एन मिथाइल मिथानमीन, ये टर्शियरी है। तो सबसे ज़्यादा एन मिथाइल मिथानमीन, एन मिथाइल मिथानमीन। क्वेश्चन देख लें, यही है हमारा, एन मिथाइल मिथानमीन। यस, एन मिथाइल मिथानमीन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सेकेंडरी है। फिर एन डाइमिथाइल मिथानमीन, हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। एन डाइमिथाइल मिथानमीन, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, ये टर्शियरी है। और सबसे कम मिथानमीन की, प्राइमरी की सबसे कम होगी। और सॉरी, हमारे को ये मिथानमीन का केस है, तो टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आएगा। सॉरी, टर्शियरी पीछे चला जाएगा। इसके केस में प्राइमरी वाला यहाँ पे आएगा। क्या है हमारा? मिथानमीन।
NH2 मिथानमीन आएगा, और टर्शी वाला सबसे पीछे आ जाएगा NN डाइमिथाइल मिथानमीन, ये सबसे पीछे होगा। एक्चुअली इथाइल अमीन के केस में क्या हो रहा है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो ज़्यादा इथाइल ग्रुप लगे होने से टर्शी की केस में, इसके केस के अंदर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब है जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इथाइल में 2-2 कार्बन फेंक रहे हैं, मिथाइल में सिंगल कार्बन फेंक रहा है। इसलिए सेकेंडरी तो दोनों में ही जब से ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शी से कम है और सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो इसलिए सेकेंडरी दोनों में ही। तो सेकेंडरी हमारा ये था एन मिथाइल मिथानमीन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि मिथाइल अमीन है तो इसके केस में प्राइमरी वाला पहले आएगा और टर्शी वाला पीछे आएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जब सिंगल कार्बन वाला होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर कम होता है, इसलिए उसका बेसिक कम हो जाएगा। तो जब भी वाटर के अंदर देखना है, एक्वस फेज में देखना है, तो हमें 3 चीज़ें खास तौर से देखने हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, एक प्लस आई इफेक्ट। तो इसको देखते हुए सेकेंडरी के अंदर टर्शी से ज़्यादा प्लस टर्शी से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है और प्राइमरी से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसलिए सेकेंडरी ज़्यादा होता है बेसिक इन एक्वस मीडियम। और मिथाइल अमीन के केस में प्राइमरी उससे कम होगा और सबसे कम टर्शी होगा। ओके बच्चों, हटाते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 27 का और पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल अमीन एंड एन डाइमिथाइल अमीन। ये एन मिथाइल अमीन जो है, ये एन मिथाइल अमीन जो है ये सेकेंडरी अमीन है, और एन डाइमिथाइल अमीन जो है मिथाइल ईथन अमीन, ये जो है ये टर्शी है। तो इसमें हिंसबर्ग टेस्ट चलेगा, हिंसबर्ग टेस्ट। एक्चुअली हिंसबर्ग टेस्ट क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है। प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग टेस्ट में जो सल्फोनामाइड बनता है वो अल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो जो सल्फोनामाइड बनेगा इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन अल्कली, और टर्शी अमीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो सेकेंडरी अमीन में हम क्या लिखेंगे, ये सेकेंडरी अमीन है तो हम कहेंगे एन मिथाइल ईथन अमीन, एन मिथाइल ईथन अमीन इट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट to form a sulfonamide which is soluble, which is not soluble in alkali। मतलब है ये सल्फोनामाइड बनाएगा जो कि अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। प्राइमरी वाला जो बनाता है वो सॉल्युबल होता है और टर्शी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म ए सल्फोनामाइड विच इज़ सॉल्युबल, विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन अल्कली, क्योंकि ये सेकेंडरी है। और एन डाइमिथाइल मिथानमीन ईथानमीन जो रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, सल्फोनामाइड बनेगा ही नहीं। तो इसका एक रिएक्शन मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ कि क्या होगा एन मिथाइल ईथानमीन वगैरह वाले में। इसका थोड़ा सा रिएक्शन मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि सल्फोनामाइड कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हम सेकेंडरी वाले को ही रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करेगा कोई भी अमीन से, अब मान लो ये अगर सेकेंडरी अमीन है, इधर CH3 इधर CH3, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन से जब ये रिएक्ट करेगा, एन मिथाइल ईथन अमीन था तो ये ले लेते हैं, तो इसका H और Cl हट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये सल्फोनामाइड बन जाएगा। ये जो सल्फोनामाइड बना, ठीक है, दिस इज़ नॉट सॉल्युबल इन अल्कली, नॉट सॉल्युबल इन अल्कली,
क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल H है ही नहीं। प्राइमरी होता, यहाँ पे H होता, तो ये लगने के बाद जो सल्फोनामाइड बनता वो सॉल्युबल होता अल्कली में। प्राइमरी में इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कली। सेकेंडरी में जो सल्फोनामाइड बना इसको सल्फोनामाइड कहेंगे, सल्फोनामाइड। जो सेकेंडरी में सल्फोनामाइड बनेगा इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। और टर्शी के केस में इधर भी H की जगह अल्काइल ग्रुप होगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इसको हटा देते हैं तब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में क्या है कि ये कह रहा है कि राइट द रिएक्शन फॉर कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन करना है, ये नाइट्रोबेंजीन है। बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म विद ब्रोमीन वाटर। फिर उसको जो बनेगा उसको ब्रोमीन वाटर के, इसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें निकल प्लेटिनम पैलेडियम में तो ये एनिलीन बन जाता है। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनिलीन को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओगे तो 3 जगह ब्रोमीन वाटर में रिएक्ट कराओगे तो 3 जगह ब्रोमीन लग जाती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे तीनों। सॉरी NH2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कैटालिटिक रिडक्शन करोगे नाइट्रोबेंजीन का तो यू विल गेट एनिलीन। एनिलीन को जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराओगे हाईली एक्टिवेटेड होता है बेंजीन, तो 3 जगह ब्रोमीन लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ये मिल जाएगा ट्राईब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट को हम देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या है, ब्यूटन 1 ऑल एंड ब्यूटन 1 अमीन को देखना है। तो ये हटा देते हैं और इसको दिखा देते हैं आपको थर्ड पार्ट को ऊपर करके कि कैसे हम ब्यूटन 1 ऑल और ब्यूटन अमीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में देखेंगे। ब्यूटन ऑल ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ब्यूटन ऑल इज़ मोर सॉल्युबल, ब्यूटन 1 ऑल इज़ मोर सॉल्युबल in water because of hydrogen bonding, more hydrogen bonding with water। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी इसलिए ब्यूटन 1 ऑल ज़्यादा सॉल्युबल है। ब्यूटन अमीन कम सॉल्युबल होगा। ब्यूटन 1 ऑल ये है और ब्यूटन 1 अमीन ये है। क्यों कम है? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ less electronegative than oxygen bonding with water, because in alcohol oxygen is more electronegative than nitrogen in amines। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में ज़्यादा होगी, अमीन्स में कम होगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 27 हो गया, इसको हटा देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम 28th क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मेटल 2 फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर रहा है, FCC में और BCC में, और यूनिट लेंथ दी हुई है 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम। उनका रेशियो निकालना है डेंसिटीज़ का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन N नॉट A क्यूब। ठीक है, A क्यूब, A क्या है? एज लेंथ होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्योंकि FCC है तो FCC में Z4 होता है, मॉलिक्यूलर मास M ही ले लेते हैं, एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रो नंबर N नॉट ही ले लेते हैं, NA भी लिखा जाता है इसको, और एज लेंथ हमें दी है 3.5 एंगस्ट्रॉम, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे 3.8। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ANG, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स इज इक्वल टू 10⁻10 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये 10⁻8 सेंटीमीटर इसका लग गया, और ये D1 हो गया। और D2 के केस में Z की जगह हम रखेंगे, क्योंकि BCC है तो उसका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होता है, मोलर मास M ही रहेगा, एवोगाड्रो नंबर NO ही रहेगा, और A की हमें वैल्यू दी है 3 एंगस्ट्रॉम, तो 3 इंटू 10⁻8 ये। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते रहते हैं। D1 अपॉन D2 अगर लेंगे तो क्या होगा? 4M अपॉन ये
3.5 इंटू 10⁻⁸ की पावर 3 अपॉन 2 इंटू m एन नॉट 3 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब। ठीक है, ये 2 है, ये m और m कट गया, n नॉट कट गया, तो d1 अपॉन d2 अगर देखा जाए तो ये 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा, इसको 2 ही लिख देते हैं, 2 अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब है ना, और ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ की पावर 3। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने इसकी वैल्यूज़ निकाल रखी हैं तो वो मैं वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। पावर है तो चाहे लॉग लगा के कर लेना, चाहे डायरेक्ट भी लगा के कर सकते हो, तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। जिस तरह से भी आप निकालोगे तो रेशियो जब निकालोगे इसको तो ये निकल के आ जाएगी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 3.17:1। ओके, मेनली क्या है, ध्यान क्या देना है आपको कि डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। एफसीसी में नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं, मोलर मास एम ही ले लो क्योंकि एटम सेम है। ठीक है, एन नॉट रहेगा ही, एक ही लेंथ दी हुई है 3.5 एंगस्ट्रॉम, वो आपने ले लिया, उसको सेंटीमीटर में ले लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी आ जाएगी। इसके केस में 3 ले लिया, m और m कट गया, ये 4 और 2 कट गया, n नॉट कट गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रहा और ये रेशियो निकल आएगी। ओके, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते। ओके बच्चों, तो ये मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपस में शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको और लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आने और कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।